वायरल बनी बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री और बशीरहाट से टीएमसी सांसद नुसरत जहां को जान से मारने की धमकी मिल रही है। दरअसल नुसरत ने पिछले दिनों देवी दुर्गा के रूप में एक फोटोशूट करवाया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भड़क गए। इससे पहले नुसरत ने महालया के मौके पर हाथों में त्रिशूल लेकर देवी दुर्गा के रूप में फोटोशूट करवाया और एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। इस दौरान एक शूट कमरे में किया गया, जबकि दूसरा एक बगीचे में। हालांकि जैसे ही नुसरत ने इस फोटोशूट की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, वैसे ही वो ट्रोल होने लगी, क्योंकि नुसरत की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने नुसरत को हिंदू सरनेम रखने तक की सलाह दे डाली। तो एक यूजर ने नुसरत के फोटो पर कमेंट करते हुए धमकी भरे लहजे में कहा, तुम्हारी मौत का समय नजदीक आ गया है, अल्लाह से डरो, क्या तुम अपना शरीर ढककर नहीं रख सकती हो, छी छी छी। वहीं एक दूसरे यूजर ने कमेंट में लिखा, तुम अपना नाम नुसरत जहां से बदलकर नूसू दास या घोष या सेन रख लो। उधर देवबंदी उलेमाओं ने नुसरत जहां के दुर्गा रूप की न सिर्फ कड़ी निंदा की, बल्कि ऐसा करने पर एतराज जताया है। उलेमा कारी शहाक गौर ने कहा कि इस्लाम में दूसरे धर्म की परंपराओं को अपनाने की मनाही है, लेकिन नुसरत जहां लगातार ऐसे काम कर रही है जो इस्लाम धर्म के खिलाफ हैं। नुसरत जहां के कार्यों को लेकर लोगों को इश्काल है, एतराज है और होना भी है, क्योंकि जिस तरह के उनके काम हैं वो एक मुसलमान को शोभा नहीं देता। तो मैं समझता हूँ कि सरासर गलत है। और नुसरत जहाँ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो उनको ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जो विवाद से भरे हैं। मैं मशवरा देता हूँ नुसरत जहाँ को कि वो अल्लाह से तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें और उनसे जो गलती हुई है उससे वो अल्लाह से तौबा करें। उधर नुसरत को मिल रही इन धमकियों के बाद टीएमसी सांसद की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें उनकी सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात कही गई है। हालांकि नुसरत अभी लंदन में है। ये पहली बार नहीं है जब नुसरत जहां ट्रोल हुई हैं, बल्कि वो पिछले साल दुर्गा पूजा में सिंदूर होली खेलने की वजह से भी ट्रोल हुई थी। इससे पहले भी नुसरत जहां उस समय ट्रोल हुई थी जब वो अपनी शादी के बाद पहली बार संसद में सिंदूर लगाकर पहुंची थी। उस समय कट्टरपंथियों ने नुसरत जहां के बारे में काफी उल्टी सीधी बातें बोली थी, लेकिन नुसरत ने कट्टरपंथियों की बोलती बंद कर दी थी। देश भर में नए कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। पंजाब में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। इस बीच संगरूर में एक रैली के दौरान पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू फिर किसानों के समर्थन में सामने आ गए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ पंजाब सरकार पर भी निशाना साधा और दावा किया कि अगर राज्य सरकार दूध पर एमएसपी दे सकती है तो किसानों की फसलों को एमएसपी क्यों नहीं। इससे पहले वो कृषि कानून के खिलाफ संगरूर में भाषण देने पहुंचे और मंच से मोदी सरकार विरोधी नारे लगवाए। किसान एकता, किसान एकता, इस दौरान सिद्धू ने मोदी सरकार के साथ साथ अपनी पार्टी की अमरिंदर सरकार को भी लपेटे में ले लिया कि पंजाब सरकार जे दुध के उत्ते एमएसपी दे सकती है, वेरका दुध लेने हो जे पंजाब सरकार दुध के उत्ते एमएसपी दे सकती है तो फिर तुहाडीआं फसलों के उत्ते क्यों नहीं दे सकती भाई? बोलो क्यों नहीं दे सकती? क्यों नहीं दे सकती? जे हिमाचल की सरकार सेब के उत्ते एमएसपी दे सकती है, सेबां के उत्ते एमएसपी दे सकती है, तो फिर तुहाडीआं फसलों के उत्ते क्यों नहीं दे सकती? मैं तुहानूं अज डंके की चोट के उत्ते छाती ठोक के कह रहा, मेरी गल नूं ध्यान नाल सुनो। अज आटा दाल स्कीम जिहड़ी अपनी चलदी है, ਉਹਦੇ वास्ते सैकड़े ही करोड़ों ਦੀਆਂ दालां ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, सैकड़े ही करोड़ों ਦੀਆਂ कि पंजाबियों ਦੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗੇ कि सरकारां बाहरों दालां इंपोर्ट कर रही ने। इतना ही नहीं, अंबानी अडानी पर तंज कसते हुए सिद्धू बोले कि अगर इस समय कृषि कानून के खिलाफ नहीं खड़े हुए तो भारी कीमत चुकानी होगी। एक आम एम्पलॉय की तनख्वाह 200 गुना वध गई। मैं 1980 तो 40 साल की गल कर रहा। जिहड़ा गवर्नमेंट एम्पलॉय है ਉਹਦੀ 400 गुना वध गई ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1000 गुना वध गई ਤੇ ਜੱਟ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਸਿਰਫ 15 गुना ਵਧੀ ਹੈ। 15 गुना ਉਤੋਂ ਨਿਮ ਚੜਿਆ। जीएसटी ने व्यापारी मारिया, जीएसटी ने व्यापारी मारिया। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ किसान मार रहे हैं, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ 28,000 ਆੜਤੀਆ खत्म कर देंगे।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਿਤਾ ਰਹੀ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। दरअसल संसद में पिछले हफ्ते किसानों से जुड़े 3 बिल पास हुए थे। उसके बाद विपक्ष ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर बिलों को लौटाने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति ने रविवार को बिलों को मंजूरी दे दी और ये कानून बन गए। हालांकि किसानों को आशंका है कि नए कृषि कानून से उनका नुकसान होगा, क्योंकि सरकार आने वाले समय में एमएसपी की व्यवस्था को खत्म कर सकती है। लिहाजा विपक्षी पार्टियां किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटी हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एमडी और चेयरमैन मुकेश अंबानी पिछले 6 महीने से हर घंटे 90 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब कोरोना की वजह से देश दुनिया में कारोबार लगभग ठप सा हो गया है। ये जानकारी हारून इंडिया और IIFL वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड ने अपनी एक रिपोर्ट में दी है, जिसमेम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार 9वें साल टॉप पोजीशन पर है। रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 6,58,400 करोड़ रुपए है। इतना ही नहीं, पिछले 12 महीनों में उनकी कुल संपत्ति में 73% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 63 साल के अंबानी ने लॉकडाउन के दौरान यानी कि मार्च से अगस्त के बीच में हर घंटे 90 करोड़ रुपए के हिसाब से कमाई की। लिहाजा अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स बन गए, क्योंकि पिछले 9 साल में अंबानी की निजी संपत्ति 2,77,700 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,58,400 करोड़ पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस ने कृषि बिल का विरोध किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कृषि सुधार बिल के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। कांग्रेस ने बिल को किसान विरोधी बताया और नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे तक बढ़िया नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। पंजाब में धुरी के पास मानवाला में नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे और एक बार फिर कृषि बिल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सिद्धू ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार पूंजीपतियों के साथ मिलकर किसानों को दबाने की कोशिश कर रही है। कुछ नहीं है ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ को मेजोरिटी है पंजाब में इन्होंने वरत लिया मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। पंजाब के मोगा में शिरोमणि अकाली दल ने किसानों के समर्थन में एक सभा की। यहां सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस पर किसानों के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया और कहा कि यह बिल कांग्रेस सरकार की देन है। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के तवा नदी पुल पर एलपीजी सिलेंडर से भरे एक ट्रक में भयंकर आग लग गई। हादसे में गैस सिलेंडर फटकर आसपास के खेतों में बिखर गए। हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया है। उत्तर प्रदेश के बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर एक खड़े पेट्रोल टैंकर में एक कार टकरा गई। इस हादसे में कार और टैंकर में आग लग गई। वहीं कार में सवार एक शख्स जिंदा जल गया। इस घटना से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व के अमानगंज बफर के विक्रमपुर गांव में एक बाघिन के पहुंच जाने के बाद हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने किसी तरह बाघिन को गांव से निकाला, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। वो जा वो पड़ गई उते पे वो पड़ गई। शेयर बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 8 अंक फिसलकर 37,973 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 5 अंक गिरकर 11,222 पर बंद हुआ। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा बीएसपी के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ेंगे। कुशवाहा महागठबंधन छोड़ने का संकेत पहले ही दे चुके थे और चर्चा है कि सीटों को लेकर एनडीए में उनकी बात नहीं बनी। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ और छोटी पार्टियों को साथ लेकर कुशवाहा बिहार में तीसरा मोर्चा बना सकते हैं। हालांकि मीडिया के सामने कुशवाहा ने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन मायावती की पार्टी बीएसपी और जनवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सरकार बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के आशीर्वाद के साथ और मेरे बगल में बैठे हुए जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, हम सब लोग आज एक साथ मिलकर गठबंधन बनाने का हमने फैसला किया है और इस हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। बिहार राज्य पार्टी इकाई की सलाह पर वह उनसे काफी गहन विचार विमर्श करके यहाँ गठबंधन के तहत ये चुनाव लड़ने का
फैसला लिया है। चर्चा है कि कुशवाहा एनडीए में शामिल होना चाहते थे, लेकिन सीटों को लेकर बात नहीं बनी। दिल्ली से खाली हाथ लौटने के बाद उन्होंने अपना नया रास्ता चुन लिया। आज की तारीख में जरूरत इस बात की है कि दोनों गठबंधन से अलग बिहार की जनता आज नया विकल्प चाहती है। बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी की अपनी अहमियत है। उपेंद्र कुशवाहा की जाति कुशवाहा यानी कोयरी जाति के 4.5% मतदाता हैं, जबकि सीएम नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, जिसके बिहार में 2.5% मतदाता हैं। बिहार में कुर्मी और कोयरी जाति यानी लव कुश समीकरण बेहद अहम माना जाता रहा है, जो मोटे तौर पर नीतीश कुमार के साथ रहा है, जो खुद कुर्मी जाति से हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से अलग होकर आरएलएसपी बना ली। पहले एनडीए के साथ गए, फिर महागठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए महागठबंधन भी छोड़ दिया। आम लोगों में चर्चा है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के बीच कुछ न कुछ है मामला, जिसके चलते राष्ट्रीय जनता दल इस रूप में तमाम जो उनके साथ सहयोगी लोग थे, जितन राम मांझी जी के साथ, बाकी और जनता के साथ इनका यही रवैया चल रहा है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा अभी तक बड़ी छाप नहीं छोड़ पाए हैं। 2015 विधानसभा चुनाव में कुशवाहा एनडीए में शामिल थे, लेकिन आरएलएसपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी महागठबंधन के साथ थी, लेकिन खाता नहीं खुला। चर्चा है कि कुशवाहा पप्पू यादव और चंद्रशेखर की पार्टी से भी गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। कुशवाहा ने हमेशा की तरह नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और पढ़ाई, लिखाई, रोजगार जैसे मुद्दों पर चुनाव में जाने का ऐलान किया। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों में सीट बंटवारे पर अभी तक पेच फंसा हुआ है। एनडीए में पासवान की पार्टी एलजेपी कम सीटों के लिए तैयार रही है, तो महागठबंधन में कांग्रेस को भी आरजेडी का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। ऐसे में नए सियासी समीकरणों की चर्चा भी तेज है। तनातनी हालांकि एनडीए में ज्यादा है। जहां रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ज्यादा सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं और संकेत ये भी है कि एलजेपी गठबंधन से बाहर होकर चुनाव लड़ सकती है। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने एलजेपी को 27 सीटों को ऑफर दिया है। इसके अलावा 3 एमएलसी सीटें देने का प्रस्ताव है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चिराग 40 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। अगर बात नहीं बनती तो एलजेपी गठबंधन से बाहर होकर चुनाव लड़ सकती है। जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की बात पहले से की जाती रही है। महागठबंधन को एक और पार्टी यानी आरएलएसपी ने छोड़ दिया, फिर भी सीटों के बंटवारे पर तकरार जारी है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस को 58 विधानसभा सीटें देना चाहती है। इसके अलावा वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट देने की बात है, जहां उपचुनाव हो रहा है, लेकिन कांग्रेस को ये मंजूर नहीं है। इसीलिए कांग्रेस ने भी दबाव बनाने के लिए इशारे में महागठबंधन के नेता का सवाल उठा दिया। देखिए 58 सीट हम लोगों ने जो कांग्रेस का वाजिब हक बनता है, वो 58 सीट और 1 लोकसभा सीट जो वाल्मीकि नगर खाली हुआ है, वो हम लोगों ने कहा है। अब 1-2 सीट के लिए तो कोई गठबंधन नहीं टूटेगा। हमारा नेचुरल अलायंस है कांग्रेस के साथ, ये गठबंधन इंटैक्ट है, मजबूती से हम लोग साथ में लड़ेंगे। सीटें कितनी होनी चाहिए, क्या सम्मानजनक है, क्या नहीं है, ये फैसला हमारा नेतृत्व करेगा। जो हमारे विधायक दल के नेता हैं सदानंद सिंह जी, मदन मोहन झा जी और शक्ति सिंह गोहिल जी ये फैसला करेंगे। फैसला गठबंधन के सभी साथी बैठेंगे तो एक फैसला करेंगे कि उनको किसको चेहरा मानना है, किसको चेहरा नहीं मानना है, ये गठबंधन से घोषणा होगी। आरजेडी और कांग्रेस पुराने सहयोगी हैं, लिहाजा कोशिश गठबंधन बनाए रखने की होगी। लेकिन सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव कांग्रेस को एक तरह से अल्टीमेटम दे चुके हैं। हालांकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के जाने से आरजेडी को झटका लगा है, लेकिन उनकी जगह आरजेडी को सीपीआई का साथ मिल गया है। सीपीआई के नेता राम नरेश पांडे ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से मुलाकात की और गठबंधन पर फैसला हो गया। महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। सर कल परसों से नॉमिनेशन है तो क्या बिहार में लेफ्ट भी आरजेडी का पुराना सहयोगी रहा है। हालांकि सीपीआई को महागठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी, इसका ऐलान होना अभी बाकी है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की चुनावी जंग अब आखिरी दौर में पहुंचने लगी है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनको चुनौती दे रहे डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन मंगलवार रात 9 बजे यानी कि भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह 6:30 बजे पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में हिस्सा लेंगे। ट्रंप और बाइडेन के बीच कुल 3 डिबेट होंगी। पहली आज, दूसरी 15 अक्टूबर और तीसरी 22 अक्टूबर को होगी। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से इस बार तस्वीर कुछ बदली हुई नजर आई, क्योंकि इस बार पैनलिस्ट नहीं होंगे।
दर्शक होंगे या नहीं, या होंगे तो कितने होंगे, इस बारे में डिबेट कमीशन ने फिलहाल कोई जानकारी अब तक नहीं दी। हाथ मिलाने की ऐतिहासिक परंपरा भी इस बार नहीं निभाई जाएगी। पहली डिबेट ओहायो में 90 मिनट तक चलेगी, जिसमें कुल 6 मुद्दे रहेंगे, जिसमें दोनों कैंडिडेट्स के रिकॉर्ड्स, सुप्रीम कोर्ट, कोरोना वायरस, इकोनॉमी, नस्लवाद, हिंसा और इलेक्शन इंटीग्रिटी पर चर्चा होगी। इस डिबेट को 15-15 मिनट में बांटा जाएगा। इस दौरान कोई भी ब्रेक नहीं होगा। फॉक्स न्यूज के क्रिस वॉलेस डिबेट के मॉडरेटर होंगे। क्रिस फॉक्स न्यूज चैनल में एंकर हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारती नाम का रोबोट कोरोना मरीजों की देखभाल करता है। रोबोट को SPAR VY रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों और BY हॉस्पिटल ने तैयार किया है, जिसे भारती नाम दिया गया है, जो देखिए कैसे VY हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में मौजूद मरीजों को खाना पीना मुहैया करवा रही है। दरअसल कोरोना काल में इस तरह के रोबोट काफी अहम हो जाते हैं, क्योंकि इनसे कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों को काफी मदद मिलती है। साथ ही डॉक्टर और नर्स या स्टाफ को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इस रोबोट को बनाने में 45 दिन लगे हैं। कोई भी इसे स्मार्टफोन के माध्यम से रिमोट से चला सकता है। इस रोबोट की खासियत ये है कि नेटवर्क न होने या कम नेटवर्क होने के बावजूद मरीज डॉक्टर या परिजनों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात कर सकते हैं। और रिया चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिल पाई, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया। घटना के 15 दिन बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। और इसके बाद एक बार फिर पीड़िता को इंसाफ के लिए एक तरफ जनता की आवाज बुलंद हो रही है, तो दूसरी तरफ प्रदर्शन और सरकार विरोध भी शुरू हो गया है। एक तरफ इस घटना के बाद पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीड़िता के परिवार वाले बेहद खौफ में हैं। इस मामले पर अब विपक्ष योगी सरकार को घेरने की कोशिश में लगा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, हाथरस में हैवानियत झेलने वाली दलित बच्ची ने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। 2 हफ्ते तक वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रही। हाथरस, शाहजहांपुर और गोरखपुर में एक के बाद एक रेप की घटनाओं ने राज्य को हिला दिया है। यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। इस बच्ची के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के प्रति आप जवाबदेह हैं। वहीं पीड़िता की मौत के बाद सियासत के साथ साथ इसे सामुदायिक रंग भी दिया जा रहा है। भीम पार्टी के सदस्यों ने भी जमकर सफदरजंग अस्पताल के बाहर हंगामा किया। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर ने ट्वीट किया, मैं पूरे बहुजन समाज से अपील करता हूं कि सभी आज सड़कों पर उतरें और हाथों पर काली पट्टी बांधकर कैंडल मार्च निकालें और दरिंदों के लिए फांसी की मांग करें। इस पूरी घटना में हाथरस पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पर ADG प्रशांत कुमार ने सफाई दी है। इसमें जल्द से जल्द हम लोग चार्जशीट लगाएंगे और अभियुक्तों को ये कोशिश की जाएगी कि हम इस केस को फास्ट ट्रैक करें और मैक्सिमम सजा दिलाएं। ऐसे में एक सवाल काफी अहम है कि जिस पीड़िता का बयान दर्ज करने में हाथरस पुलिस को 5 दिन का वक्त लग गया, वो पुलिस हाथरस की निर्भया को कब तक इंसाफ दिला पाएगी। प्रशासन की ओर से पीड़िता के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस बीच सियासत भी गर्म है। लखनऊ में कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में कैंडल और बैनर पोस्टर के साथ मार्च किया, कोशिश योगी सरकार को घेरने की। इसी तरह दिल्ली में भी भीम आर्मी इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही है। इस मामले में इंसाफ की मांग के साथ दलित समुदाय की लड़कियों पर होने वाले अत्याचार को मुद्दा बनाया जा रहा है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर खुद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पर मौजूद रहे। देखिए, उत्तर प्रदेश की हाथरस की बेटी जिसके साथ दरिंदगी हुई, उसके न्याय के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। पीड़िता के भाई मेरे बराबर में बैठे हैं। खुशी से नहीं बैठे, दुख से बैठे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो नोडल अधिकारी, जो मुख्यमंत्री है, वो चुप्पी बनाए बैठे हैं। क्या ये दलित की बेटी इसलिए उनकी चुप्पी है? क्या अपराधी उनकी जाति के ये चुप्पी इसलिए है? मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहता हूँ, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ जो है नवरात्रों में बच्चियों के पैर धोने से या उनको प्रसाद खिलाने से काम नहीं चलेगा। बेटियों की सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से काम नहीं चलेगा। उस नारे को अमल में भी लाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है।
और बच्चे सुरक्षित नहीं, इसलिए हमारे इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि हमारी बहन को न्याय मिले। उधर हाथरस में तनाव को देखते हुए गांव के आसपास के इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गांव में भी सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही जिले में राजनीतिक दलों के नेता जो हैं उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई। हुजूर से फितरत कि वो भाजपा राज में थी, जिस बर्बरता नृशंसता के साथ सामूहिक बलात्कार और फिर बर्बरता की सारी हदें पार करती हुई उसकी हत्या की गई। आज निर्भया भी शर्मसार हो गई होगी। कितना जुल्म, कितनी बेइंतहा पीड़ा झेली इस बेटी ने कि वो घटना भी इसके सामने बौनी नजर आने लगी। जो भी सरकार की तरफ से मदद दी जाती है वो दी गई है और इसके अंदर जो पार्थिव शरीर है उसका भी प्रयास हो रहा है कि जल्द से जल्द परिवार को दे दिया जाए। ये सब चीज़ें करवाई जा रही हैं और मैं इतना ही कहूँगा कि जिसने भी किया है, जो दोषी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिसाल भी रखी जाएगी कि इस प्रकार की हरकत उत्तर प्रदेश में फिर न हो। मैंने ये सो मोटो लिया था जैसे ही घटना सामने आई, हमने सो मोटो लिया। एक्शन टेकन रिपोर्ट भी पुलिस की उसी टाइम हमने व्हाट्सएप से मंगाई। चारों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, कॉम्पनसेशन भी दिया गया। मैं बात भी नहीं करना चाहती बिकॉज ये बहुत छोटी चीज़ है। एक व्यक्ति की इतनी बार्बिक तरीके से मृत्यु हो तो कॉम्पनसेशन कहीं काम नहीं आता। अभी वो लड़की यहाँ पे शिफ्ट की गई। हमने बोला था NCW ने कि इमीडिएटली दिल्ली शिफ्ट किया जाए। शिफ्ट किया गया लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल अवस्था में थी और उसकी मृत्यु हुई। बहुत दर्दनाक है। मेरी मेंबर अभी उसके भाई से मिलने भी जा रही है सफदरजंग हॉस्पिटल में। हम जहाँ तक होता जो हेल्प होगी हम कर पाएंगे। ये अनफॉर्चुनेट सूचना मिली है कि पीड़िता जिसे कल परसों हम लोगों ने कल सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में बेहतर इलाज के लिए दाखिल करवाया। आज सूचना मिली है उनके अनफॉर्चुनेट डेथ की। इस सूचना पे चूँकि प्रीवियसली FIR कायम हो चुकी थी 307 में, बाद में इसमें 376D धाराओं की बढ़ोतरी की गई है। अब 307 से इसे 302 में तरमीम किए जाने की कार्रवाई प्रचलित है और वो की जा रही है। चारों अभियुक्तों की पूर्व में गिरफ्तारी की जाएगी। गैंगरेप और हत्या मामले को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बावजूद मायावती ने इस बारे में कुछ नहीं बोला। मायावती ने दूसरे मुद्दों पर अपनी बात रखी, यहां तक कि बिहार चुनाव का भी जिक्र किया, लेकिन हाथरस वाले मुद्दे पर मायावती चुप्पी साध गईं। हालांकि मायावती ने ट्वीट करके इस मामले में दुख जाहिर किया और अपनी ट्वीट में लिखा, यूपी के हाथरस में गैंगरेप के बाद दलित पीड़िता की आज मौत की खबर अति दुखद। सरकार पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता करे व फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर अपराधियों को जल्द सजा सुनिश्चित करे। बीएसपी की ये मांग है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि हाथरस की गैंगरेप और दरिंदगी की शिकार एक बेबस दलित बेटी ने आखिरकार दम तोड़ दिया। नम आंखों से पुष्पांजलि। आज की असंवेदनशील सत्ता से अब कोई उम्मीद नहीं बची है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारत सरकार पर दुर्भावना के साथ काम करने का आरोप लगाया। संगठन ने उसके खातों को फ्रीज करने का भी आरोप लगाया और उसके बाद भारत में अपना काम रोक दिया। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, नागालैंड, ओडिशा और तेलंगाना की विधानसभा और एक लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 2 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि 10 नवंबर को मतगणना की जाएगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मैक्स अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टरों ने उन्हें 1 हफ्ते आराम की सलाह दी है।
पंजाब के गुरदासपुर में सबसे बड़ी अनाज मंडी बटाला में धान की फसल का पहुंचना शुरू हो गया है। वहीं धान की सरकारी खरीद के अभी तक शुरू नहीं होने और दाम भी पहले जैसे होने की वजह से किसान परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश में सोलन के नालागढ़ बाजार में एक दुकानदार और सफाई कर्मी के बीच कहासुनी खूनी झड़प में बदल गई। देखते ही देखते दोनों ओर से काफी लोग जमा हो गए और जमकर मारपीट हुई। दोनों ओर से पत्थर और डंडे चले, जिसमें एक महिला समेत आधा दर्जन सफाई कर्मी घायल हो गए। उत्तर प्रदेश में हापुड़ जनपद के पिलखुआ कोतवाली इलाके में दो महिलाओं के बीच मारपीट का एक वीडियो वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि हरियाणा की एक एक्टर के साथ प्रेम प्रसंग के मामले में मारपीट की गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अनोखा अंदाज देखने को मिला। यहां वो नवीन पार्क कांचमिल के वॉलीबॉल कोर्ट पहुंचे और युवाओं के साथ खेलने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि किसी को हमेशा हिरासत में नहीं रखा जा सकता, इसीलिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता ने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। 19 साल की पीड़िता के साथ 14 सितंबर को हाथरस जिले के गांव में गैंगरेप हुआ था। बदमाशों ने पीड़िता की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी और उसकी जीभ काट दी थी। मध्य प्रदेश के भिंड में छेड़खानी कर रहे एक मनचले को एक छात्रा ने बीच बाजार में पीट दिया। छात्रा ने आरोपी की पिटाई करते करते उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के दौरान बाजार में भीड़ लग गई। हरियाणा के जींद में पीएनबी बैंक से एक बच्चे ने 20 लाख रुपए चोरी कर लिए। बताया जा रहा है कि कैशियर जब थोड़ी देर के लिए अपने केबिन को बिना लॉक किए गया, उसी वक्त बच्चे ने चोरी की और बाहर खड़े एक शख्स को पैसे थमा दिए। कोलकाता में बीएसएफ ने बॉर्डर इलाके में हथियारों की तस्करी से जुड़े एक गैंग का भंडाफोड़ किया है। बीएसएफ ने इस कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियारों के साथ कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में डबरा के एसडीएम की कोरोना बीमारी की वजह से दिल्ली के मेदांता अस्पताल में मौत हो गई। एसडीएम राघवेंद्र पांडे 8 दिन पहले अस्पताल में भर्ती हुए थे। ट्रैफिक नियमों पर नई अधिसूचना पूरे देश भर में 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगी। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस बीच सड़क पर लोगों को रोककर गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं कर सकेगी। इससे लोगों का काफी समय बचेगा। वहीं जिन वाहन मालिकों के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे, उन्हें ई चालान मिल जाएगा। एम्स की टीम ने माना है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि सीबीआई को सौंपी विसरा रिपोर्ट में इस बात से इनकार किया गया है कि सुशांत को जहर दिया गया था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सुशांत की हत्या कैसे हुई। सीबीआई को अब यही गुत्थी सुलझानी है। पहले दिल्ली एम्स ने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को सुशांत की विसरा रिपोर्ट सौंपी और फिर उसे सीबीआई ने सभी को बताया, जिसके मुताबिक सुशांत के बचे 20% विसरा की जांच हुई, लेकिन इसमें जहर नहीं मिला। रिपोर्ट में पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल को क्लीन चिट नहीं दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एम्स की टीम ने हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया है, यानी सुशांत के मर्डर के एंगल से जांच जारी रहेगी। विसरा की फाइनल रिपोर्ट आना अभी बाकी है। सीबीआई का साफ कहना है कि सुशांत की मौत की जांच हत्या के एंगल से होगी और फिर तब जांच एजेंसी अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि क्या सुशांत का मर्डर हुआ या फिर सुशांत को मरने पर मजबूर किया गया। जबकि सुशांत की मौत के बाद 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन सुशांत केस की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। आज तक एक भी प्रेस स्टेटमेंट सीबीआई की तरफ से नहीं आया है, जो कि बहुत अजीब है। इतने बड़े मामले में जहां पूरा देश जानना चाह रहा है कि इस केस में क्या हो रहा है, आज तक सीबीआई की तरफ से कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं आया। ये खुद एक गंभीर बात है और आज के दिन में क्या उन्होंने पाया है, नहीं पाया है, उसके बारे में खुलासा करें। परिवार को भी तो पता चले कि क्या नहीं पाया है, तो अगर हमको कुछ एक्शन लेना तो हम एक्शन लेंगे। इंडिया न्यूज भी लगातार ये सवाल उठा रहा है कि क्या ड्रग्स के धुएं में सुशांत की मौत दब गई है या फिर सुशांत के गुनहगारों को बचाया जा रहा है। आखिर सुशांत को कब इंसाफ मिलेगा?